हेलो बच्चों, हम लोग कल पिछली एक वीडियो कल आपके सामने आई थी उच्चिष्ट निम्निष्ट की। उसके बारे में हम लोगों ने आपसे बताया था कि किस तरीके से हम लोग किसी फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। उसका मैंने तरीका समझाया आपको। आज क्योंकि देखिए, जब हमने मैथ स्टार्ट किया था या गणित किया था तो उस समय हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, यानी त्रिकोणमिति प्रतिलोम से। क्योंकि कुछ बच्चों की जो बातें हमसे हुई तो उन्होंने कहा सर हम लोग ने मैट्रिक्स और आव्यूह जिसे बोलते हैं और सारणी को हमने एग्जाम्पल देख के कर लिया है, आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जैसे जैसे अब सवाल बच्चों के कर रहे हैं तो कुछ बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वारीज है कि सर आपके वो टॉपिक छूटे हुए हैं, तो वो भी हम लोग कराएंगे। अब क्योंकि 12th के अंदर 2 वॉल्यूम हैं, 2 बुक हैं, एक भाग 1 एक भाग 2। भाग 1 का ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट ही चैप्टर है। क्योंकि जब हमने अवकलन पढ़ाया था तो अवकलन के साथ साथ ये भी कहा था कि हम ये भी जानें कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, नई चीज़ आपके सामने आई है, तो अवकलन से आप लोग किस तरीके से व्यवहारिक जीवन में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सारे बीच बीच में टॉपिक आए जो मैं बात टाइम टू टाइम बताता गया आपको कि इसका अवकलन का व्यवहारिक जीवन में बहुत सारा उपयोग पड़ेगा आपके। यानी आप समझ लीजिए, अगर आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात करते हैं, क्योंकि आप लोग 12वीं में हैं इस समय बच्चे और 12वीं की किताब पढ़ रहे हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है, एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है। कल सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना ही आपको बताया था कि किस तरीके से हम किसी फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट, जिसे इंग्लिश में आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने कल आपके बारे में इसके बारे में कुछ बातें समझाई थी। मैंने कहा था जो फलन ज्ञात होगा उस फलन का सबसे पहले आप डिफरेंशियल करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल जो भी आएगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी स्लोप आपको 0 रखना है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, स्लोप 0 होगा। x एक्सिस पर जब हम चलेंगे तो x का जो प्रवणता है वो 0 के बराबर रखेंगे, जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकें। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कर्व है x एक्सिस पे किस किस पॉइंट पर हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, फिर जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसका पुनः अवकलन करेंगे, डबल डिफरेंशियल जिसे कहते हैं। पुनः अवकलन करने के बाद वे x की वैल्यू हम लोग उनमें पुट करेंगे, रख के देखेंगे, चेक करेंगे डबल डिफरेंशियल में। तो जब डबल डिफरेंशियल में x की वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू जो आएगी या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या 0 आएगी। 3 केस बनेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव आ जाती है तो उस केस में आपका फलन निम्निष्ट होगा उस बिंदु पर। नेगेटिव आ जाती है तो आपका फलन उच्चिष्ट होगा उस बिंदु पर। और बाय द वे, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो 0 आ जाती है तो आपका फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। तो आप समझिए कि उस अवस्था में आपको क्या करना है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि भाई 2 चीज़ें आपने बताई सर, आपने कहा कि पॉजिटिव होगा तो ये होगा, नेगेटिव होगा तो ये होगा, अगर 0 आता है तो क्या होगा। तो जो अवकलन आपने डबल डिफरेंशियल किया था उसका फिर एक बार पुनः अवकलन करेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक 0 वाली पोजीशन बनती है और आप उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकाल लेंगे। उसका एक क्वेश्चन आप कल मैंने आपको समझाया भी था। मैंने कहा था ऐसी समस्या भी आपके सामने आ सकती है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने, वो टॉपिक क्या, वही चैप्टर हमारा रहेगा, लेकिन हमारा मेन मकसद है बोर्ड के एग्ज़ाम में, मेन मकसद बोर्ड के पेपर के लिए ये दिखाना कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने का मेरा मकसद है कि इसमें से 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बहुत आसान नहीं होता।
क्योंकि जो भी पेपर सेटर होते हैं वो ये देखते हैं कि अगर मैं 8 नंबर में ये प्रश्न बच्चों को दे रहा हूँ तो उसके अंदर 8 नंबर जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। तो हम और आप दोनों मिलकर उस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन जो दिया जाए वो एनसीईआरटी का ना हो, किसी अन्य बुक से हो। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि किस तरीके से इन सवालों को हल करके हम ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और व्यवहारिक जीवन में हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। व्यवहार में हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अब हम उच्चिष्ट क्यों निकाल रहे हैं, निम्निष्ट का मतलब क्यों है, क्या है मतलब है। अब छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि किसी वर्त के अंतर्गत कोई आयत बनाइए। एक समस्या, एक जनरल केस में बता रहा हूँ। किसी वर्त के अंतर्गत एक आयत बनाइए, वो आयत ऐसा होना चाहिए कि उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम हो, यानी उससे बड़े क्षेत्रफल का कोई भी आयत वर्त के अंतर्गत ना आया हो। या तो बड़ा होगा, यानी वो सबसे बड़ा होगा, या तो छोटा होगा। अब समस्या क्या आती है, इस जनरल केस को अगर हम समझाने लगेंगे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा आयत के क्षेत्रफल को हम डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ देखें, जो बात मैंने पूछी है और सॉरी कही है, अगर इस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखें। मैंने एक आयत वर्त लिया और उसके अंतर्गत, वर्त के अंतर्गत मैंने एक आयत बनाया। इस आयत की भुजा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। इन जनरल केस क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, आप 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं। मान लीजिए, माना क्या जाए, अगर आयत का क्षेत्रफल हम निकालें 4 × 3 × ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुई बात। इसी में मैं दूसरा एक वर्त और बनाता हूं और अपना आयत बदल देता हूं। मेरा कहने का मकसद है कि मैं चाहता हूं, या मेरी मंशा है, या आपकी भी ये मंशा है कि इस वर्त के अंतर्गत हम एक ऐसा आयत बनाएं जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक हो। यानी मान लीजिए मैं इसकी ये भुजा बढ़ा दूं। कहां तक बढ़ाऊं, क्योंकि भुजा बेटा मैं इस चौड़ाई को यहां तक ले जा सकता हूं, लंबाई आपकी कम होती चली जाएगी। मैं लंबाई को बढ़ा सकता हूं तो चौड़ाई कम हो जाएगी। तो मैं लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा एडजस्ट करूं कि उससे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब मैं समझिए, अब मैंने एक और क्वेश्चन इसी में लिया और मैंने ले लिया एक आयत और लिया, क्योंकि 4 भुजाओं से घिरी आकृति पहले तो आयत ही मानी जाती है। अगर वो चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे वर्ग कहते हैं, उसका वर्ग का नाम दे दिया जाता है। तो मान लीजिए इसकी लंबाई अब 4 सेंटीमीटर ले ली और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर ले ली, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 × 4 यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोनों वर्त सेम है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी पहले वर्त की त्रिज्या, दूसरे वर्त की त्रिज्या सेम रहेगी, सिर्फ, यानी मेरा कहने का मतलब है यहाँ त्रिज्या कांस्टेंट है। त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं करना आपको, सिर्फ बदलाव काय में करना है, जो दी गई आकृति है, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, उसकी भुजाओं को घटाना बढ़ाना है, लंबाई बढ़ानी है या चौड़ाई बढ़ानी है। लेकिन आप और हम मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि वो क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। अब आप देखिए, इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, इसका 16 सेंटीमीटर है, यानी 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अब ये जब ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम एरिया होगा, ये मिनिमम एरिया होगा, दोनों ही आयत हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे किसी भी सवाल को, कि हम ये सिद्ध कर पाए कि किसी वर्त के अंतर्गत बना आयत का क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो ऐसे इस तरीके के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसे ही सवाल बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। 8 नंबर को लेकर आएंगे वो क्वेश्चन। तो अब आपके सामने मैं ऐसे ही एक सवाल लेकर आता हूं, जो मैंने एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया था। ऐसी प्रश्नों को हम हल करना चाहते हैं। इसमें एक प्रश्न आपका है, क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त के अंतर्गत बने आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होता है।
यदि वह वर्ग हो। हमें ये भी बताना कि वो वर्ग हो, वर्ग ही हो सकता है। मेरा कहने का मतलब इस प्रश्न से हमारा मकसद है कि किसी भी वर्त के अंतर्गत बना आयत का क्षेत्रफल अधिकतम तभी हो सकता है जब वह वर्ग हो, यानी वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा और कोई क्षेत्रफल वर्त के अंतर्गत आ ही नहीं सकता। तो अब बात आती है जनरल केस। जब तो मैंने आपसे बताया मैं 4 और 3 सेंटीमीटर की भुजा ले ली, 4 सेंटीमीटर की भुजा ले ली, ये मैं प्रैक्टिकल करके देख रहा था। लेकिन अब हम जनरल बात कर रहे हैं, हमें जनरल बात सिद्ध करनी है। तो ऐसी स्थिति में हमें किस तरीके से इन सवालों को हल करना है और 8 नंबर पाने हैं, प्राप्त करने हैं। तो अब हम और आप अपने अनुभव का यूज करते हुए सबसे पहले आप देखिए सिद्ध क्या करना। उन्होंने कहा सिद्ध कीजिए वर्त के अंतर्गत, यानी पहले दिया हुआ है वर्त, तो हल करने में सबसे पहले आप वर्त बनाइए। आपने वर्त बनाया होगा। के अंतर्गत बने आयत, एक आयत लेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ आयत दिया है, आयत ले लेते हैं भाई। तो आयत में मान लीजिए ये ए बी सी और डी, ये 4 बिंदु जो वर्त की परिधि को टच करते हैं, ए बी सी डी एक आयत है। माना आयत की लंबाई ए बी जिसे कह रहे हैं वो एक्स ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स है। अब चौड़ाई को अगर मैं मान लेता हूं तो एक वेरिएबल मेरा और बढ़ जाता है भाई। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, अगर मैं चौड़ाई y मानता हूं तो मेरा एक वेरिएबल और बढ़ जाता है। तो मैं चौड़ाई को ना मानते हुए मैं चौड़ाई निकालना चाहूंगा। क्यों निकालना चाहूंगा? क्योंकि बेटे वर्त के अंतर्गत आयत बनाया गया है तो वर्त की रेडियस जरूर दी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वर्त ऐसे दिया होगा। मान लीजिए वर्त की जो माना वर्त की त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो जाएगा 2r। यदि मैं व्यास खींच देता हूं, ये AC व्यास होगा और ये वर्त का केंद्र O हो गया, ये हो जाएगा 2r। कोई भी बच्चा इस पर डाउट नहीं करेगा कि ये नहीं सोचेगा कि AC व्यास है या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 10th में प्रमेय पढ़ी थी कि वर्त अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है और आयत के अंतर्गत यहाँ एक 90 डिग्री का कोण है, यहाँ एक 90 डिग्री का कोण है। जब ये 90 अंश का कोण है तो व्यास ही होगा। ये बात क्लियर होगी आपको। जब हमें व्यास का पता चल जाता है तो यहाँ एक त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज ABC। इसमें लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर BC का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। AC आपका है 2r स्क्वायर माइनस AB है x स्क्वायर, यानी BC आपका हो गया अंडर रूट ये आपका BC आ जाता है। अब आपके पास AB लंबाई है और BC चौड़ाई है, दो चीजें आपके पास आ जाती हैं। तो आप और हम यहाँ आयत का क्षेत्रफल ले सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्यों लिया मैंने आयत का क्षेत्रफल? क्योंकि इसमें कहा गया, देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए वर्त के अंतर्गत बने आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी, पहला काम। ठीक है, तो हमने आयत का क्षेत्रफल लिया, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी AB इंटू BC। और आयत के क्षेत्रफल को हम यहाँ A मान लें। AB आपका है x और BC है आपका अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए आपका जो फलन है, फलन में रूट आ गया है, हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो मैं इसका दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकता हूं। अगर वर्ग कर लूं तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर आपका फलन बन जाता है। तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष करूंगा, तो यहाँ आपका 2a आ जाएगा। a आपको समस्या क्रिएट करेगा।
हमें सिर्फ उच्चिष्ट मान निकालना है, तो इसके मान बढ़ने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इसे कुछ और भी मान सकते हैं। सवाल को हल करने के लिए माना ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मान लो, वाई मान लो, आपकी मर्जी है, जो इस वेरिएबल से मैच ना करती हो। तो जेड बराबर आपका आ गया है, मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 4 r² x² माइनस x की 4, आपका एक फलन बन जाता है जो आपको दिया होगा। पहले जो क्वेश्चन मैंने किए थे 2 नंबर के, उसमें ये चीज़ आपको दी हुई थी, ये हमें बनानी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जब आपका ये आ जाएगा तो अगला काम, अब बात आती है कि हम किसके सापेक्ष अवकलन करें। सबसे बड़ा पॉइंट होता है इन्हीं सवालों के अंदर का हम किसके सापेक्ष अवकलन करें, एक्स के करें या आर के करें। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब हम जिस चीज़ को ज्ञात कर रहे हैं, हमें तो ये अंतर ये ज्ञात करना कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत होगा या वर्ग होगा, हमें ये ज्ञात करना है। क्योंकि त्रिज्या जो होगी, जो वर्त ज्ञात होगा हमें, उसकी त्रिज्या कांस्टेंट होगी वहाँ, क्योंकि वर्त तो हमें ज्ञात है। वर्त का हम 3 सेंटीमीटर का ले लें, 5 का ले लें, 10 का ले लें, वो कांस्टेंट ही रहेगी, त्रिज्या तो कांस्टेंट रहेगी। हमारा सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ये दोनों घट बढ़ सकती है, लंबाई बढ़ाई जा सकती है, चौड़ाई घटाई जा सकती है, लंबाई या चौड़ाई बराबर ली जा सकती है। तो 2 चीज़ें हमारी घट बढ़ रही है, बाकी त्रिज्या सेम है। तो हम आर के सापेक्ष तो अवकलन करेंगे नहीं, वो कांस्टेंट है। तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष। तो यहां लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपका ये हो जाएगा। ये हिस्सा मैं थोड़ा साफ कर देता हूं बच्चों, मेरी आवश्यकता है, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। ये आपने लिख भी लिया होगा, ये भी मैं हटा दूं, मैं ऊपर से इसको हल करना चाहूंगा। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dz/dx, और आपका ये हो जाएगा 4 दूनी 8 r² x माइनस 4x की 3, इसका डिफरेंशियल। अब आप लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए आपको बताया गया है कि ये आपको 0 रखना है। जो पहली प्रवणता होती है वो आपको 0 रखनी है। तो जब ये 0 रखेंगे तो 8 r² x माइनस 4x की क्यूब 0। तो यहां से आपने को मिल लिया 4x। जब 4x को मिल लिया तो आपका हो गया 2r² माइनस 4 कॉमन आ चुका, x² इक्वल टू 0। तो यहाँ x की 0 आया और x बराबर √2r, ये 2 वैल्यू है। अब 2 वैल्यू में पहली वैल्यू x बराबर 0 हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि भाई देखो बिना लेंथ के आयत हो ही नहीं सकता, और जहां लेंथ 0 होगी वहां आयत हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में x 0 नहीं लिया जाएगा, x बराबर ये लिया जाएगा, यानी x की वैल्यू निकालनी। अगला स्टेप जो, क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था, जो आपने वीडियो देखेंगे उसमें मैंने ये बात क्लियर की थी कि x के मान को निकालने के बाद इसका पुनः अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो डबल डिफरेंशियल में dz/dx², ये हो जाएगा 8r² माइनस 12x²। क्योंकि अब मुझे अधिकतम मान देखना है तो dz/dx² x इज इक्वल टू √2r जब मैं रखूंगा तो 8r² माइनस 12, ये हो जाएगा 2r²। दैट मीन्स 8r² माइनस 24r²। अब ये बनेगा माइनस के 16r², जो देखने में आपको समझ आ रहा होगा कि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव माने लेस देन 0। अतः हम कह सकते हैं x बराबर √2r पर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा।
अब हमारी जिज्ञासा बनती है कि हमने ये तो पता कर लिया कि इससे बड़ा क्षेत्रफल नहीं हो सकता। अब जिज्ञासा हमारी ये होगी कि जो आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो बच्चों देखो, लंबाई आपको पता लग गई है, क्योंकि जब x की वैल्यू निकली थी, x बराबर था आपका √2r, तो ये होगी लंबाई। अब बात करते हैं चौड़ाई की, क्योंकि चौड़ाई था हमारा BC, हमने लिया था BC बराबर √ पाइथागोरस थ्योरम से 4r² - x², यानी कि 4r² - x²। x की वैल्यू है √2r, यानी 2r², यानी BC भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 4 में से 2 गए, 2 ही बचता है, √2r। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जो लंबाई थी वही चौड़ाई है। देखिए ध्यान से, लंबाई आपकी आई √2r और चौड़ाई भी आई आपकी √2r, यानी दोनों भुजाएं बराबर आई। तो मैंने कहा था उस सवाल में, आपने बाद में देखा कि वह वर्ग होगा। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि किसी वर्त के अंतर्गत अगर कोई अधिकतम आयत बन सकता है, अधिकतम क्षेत्रफल का आयत बन सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्ग ही होगा, इससे बड़ा आयत नहीं बन सकता। क्लियर होगी बात। तो ये एक प्रैक्टिकल बात होगी जो आपको सिद्ध करनी थी, एक जनरल क्वेश्चन हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग जब हल करेंगे तो 8 नंबर के प्रश्न को हल कर जाओगे। ऐसे बड़े सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन ही बताने के लिए नहीं, और बहुत सारे प्रश्न हैं आपके। अब इसमें आप एक सवाल आप लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, जो ज्यादातर बार पूछा गया है, ज्यादातर पूछा जाता है, और NCERT का लास्ट क्वेश्चन है, जिसे बोलते हैं 26, बहुत बार पूछा गया। तो आप इसे भी देखिए, इसे किस तरीके से आप हल करेंगे तो समझिए। इसमें लिखा है, प्रश्न है आपका, एक लंबवर्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है। संपूर्ण पृष्ठ दिया है। सिद्ध कीजिए कि शंकु का आयतन महत्तम होगा। शंकु का आयतन महत्तम होगा यदि उसका अर्ध शीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 है। अब आप समझिए इस सवाल को, आपने पढ़ लिया होगा और मैंने बोला भी है, लिखते समय आप समझ गए होंगे इस बात को। तो मैंने क्या कहा है, एक लंबवर्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ आपको पता हो, पहले से ज्ञात हो, तो सिद्ध कीजिए कि शंकु का आयतन महत्तम होगा यदि उसका अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 हो। यानी ऊपर जो कोण बनता है, देखिए आपने 10th में शंकु, बेलन, गोला ये सब पढ़े होंगे, सब लोग बच्चे जानते भी होंगे कि अब इसमें एक कंडीशन क्यों लगाई। उसने कहा कि देखिए शंकु कई तरीके का आप बना सकते हैं। मान लीजिए एक शंकु मैंने बनाया, ये, अब इसमें इस शंकु के अंदर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये वी मैं ले रहा हूं, ये ओ ले रहा हूं, ये दोनों तिर्यक ऊंचाई है, इनके बीच का कोण मान लीजिए 60 अंश है, तो हो सकता है न्यूनतम हो, पर sin 60 का मान √3/2 है। या मान लीजिए 30 है, sin 30 का मान 1/2 हो, sin 30 का मान 1/2 होता है, ये उससे भी छोटा हो। लेकिन हमें जो सिद्ध करना है, उसने कहा कि सबसे बड़ा शंकु का आयतन, बड़े से बड़े शंकु का आयतन वही हो सकता है जिसका अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 रहता हो।
तो उससे बड़ा आयतन नहीं बन सकता। क्लियर? इसका मतलब हम अगर 1/3 सेंटीमीटर वो सॉरी साइन इनवर्स 1/3 का यहाँ कोण बना के अगर कोई शंकु बनाते हैं तो सबसे बड़े आयतन का वो शंकु बनेगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लीजिए ये कोण अर्धशीर्ष कोण अल्फा, ये तो मुझे सिद्ध करना है। और मान लीजिए शंकु की त्रिज्या r है, त्रिज्या की ऊंचाई l है और उसकी ऊंचाई h है। ये सारी चीजें हमें पता है। अब जब हम निकालेंगे आपके सामने दो चीजें पता होगी, एक तो ज्ञात क्या है और हमें निकालना क्या है। देखिए हमें पता है संपूर्ण पृष्ठ, निकालना है हमें आयतन। तो शंकु का जब मैं हल करूंगा, ये हल कर रहा हूं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, जिसे मैं एस कह रहा हूं, वो होता है, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का मेरा मतलब होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल यानी इसका कर्व, आधार का क्षेत्रफल और जेड ऐड कर देंगे तो वो संपूर्ण हो जाता है। अब मैंने ये निकाल लिया, यहां से मैं एल की वैल्यू निकालूंगा, ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये मैं यहां रख लेता हूँ, समीकरण 1 मान गया। आपकी और हमारी एक जिज्ञासा बन जाती है कि भाई मैंने एल की वैल्यू ही क्यों निकाली। इसका जवाब भी मैं आगे दूंगा, आप समझना, क्योंकि मैं एल की वैल्यू निकाल के क्यों चल रहा हूँ। क्लियर? अब मुझे निकालना है शंकु का आयतन। V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि मेरे पास पहले से सवाल के माध्यम से ये बात कही गई है कि मुझे संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात है, तो इसके लिए मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठ का रिलेशन इस सूत्र में होना चाहिए। पहली बात, अगर संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात है तो संपूर्ण पृष्ठ का संबंध इस सूत्र के अंदर आपको स्थापित करना है। अब कैसे करना है, आपके पास एक तरीका है, या तो मैं आर स्क्वायर का मान निकाल लूँ, यहाँ आर स्क्वायर का मान निकाल के रखूँ। तो मैंने अभी पहले कहा था कि मैंने एल निकाल के रखा, अगर मैं आर स्क्वायर का मान निकालता तो आर स्क्वायर हम यहाँ से तो निकाल लेते लेकिन यहाँ से नहीं निकाल पाते। तो एक आर आप पूर्ण रूप से उसको विलुप्त नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ एल ही एक ऐसा वो था, क्या नाम, वेरिएबल था जिसे हम पूर्ण रूप से इस विलुप्त कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने एल की वैल्यू निकाली। ये बात मैं क्लियर कर रहा था। आप जानते हैं इसे मैं लिख सकता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि हम और आप जानते हैं तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, ये आप सब जानते होंगे। तो एच की जब वैल्यू निकालूंगा, एच स्क्वायर एच की सॉरी, तो ये एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। और आप ये देख भी सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम इसे हल कर सकते हैं। और दूसरी बात, किसी भी फलन के अंदर अगर रूट आ जाता है तो उसका अवकलन ज्यादा टिपिकल हो जाता है, तो वर्गमूल हटाने की कोशिश कीजिए। अगर वर्गमूल आ भी जाता है, मेरे यहाँ वर्गमूल आया तो मैंने इसको हटा दिया, यहाँ लिख दिया वी स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सब बात क्लियर होगी। यह आपका हो गया वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 और एल स्क्वायर आपका यहाँ है एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। बेटे मैंने क्या किया है, मैंने इसका तो होल स्क्वायर खोल दिया, सर होल देखो यहाँ स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर से फ्री करके इसका स्क्वायर इसको रख दिया, इसका होल स्क्वायर अभी रखा और माइनस आर स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा ये होगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर आर की 4 बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे ये चीज यहां से कैंसिल हो जाएगी।
और ये यहाँ से कैंसिल हो जा रही है, ये हो गया वी स्क्वायर बराबर 1/9, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर स्क्वायर एस स्क्वायर -2s पाई आर स्क्वायर, ये आपका फलन बच जाता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक की कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि जगह यहाँ कम है इसलिए मुझे थोड़ा सा ऊपर से रफ करना होगा, और ध्यान देंगे जो रफ करना है उसमें आप लोग जो चीज़ मुझे बाद में निकालनी है वो मैं यहाँ इसे रखूँगा, समीकरण को कहीं को नोट कर लेता हूँ कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी इसकी। ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको हटाया, इसकी आवश्यकता है, तो ये आपका हो गया। मान लो मैं वी स्क्वायर को यहाँ मान लेता हूँ, माना वी स्क्वायर बराबर जेड। मैंने पहले कहा था कि ऐसे फलन को आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर -2s पाई आर की 4। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं इसका एक्स के सापेक्ष आर के सापेक्ष अवकलन करूंगा। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर dz/dr, वही बात, क्योंकि उसने कहा था संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात है, इसके लिए वो कांस्टेंट रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा, तो उसके सापेक्ष में डिफरेंशियल नहीं करूंगा क्योंकि वो 0 हो जाएगा। मैं आर के सापेक्ष करूंगा क्योंकि हम रेडियस घटा बढ़ा सकते हैं। ये हो गया 1/9 2s स्क्वायर आर माइनस 4 दूनी 8 s पाई आर की 3, ये आपका आ जाता है। तो बच्चों मैंने यहाँ से इन सबको रफ कर दिया है, कारण क्योंकि मुझे जगह चाहिए और इस समीकरण एक को इधर ले गया तो मुझे बाद में इसकी आवश्यकता है। s माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर, ये समीकरण एक है, बाद में मुझे काम करेगी, इसकी आवश्यकता जब पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ से सबको रफ कर देता हूँ। तो देखिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dz/dr को 0 रखेंगे, 1/9 2s स्क्वायर आर -8s पाई आर की क्यूब बराबर 0। जिसे सब 9 0 में चला गया, यहाँ से जो कॉमन है वो मैं निकाल लेता हूँ। देखो बेटा 2s कॉमन आया और एक r, 2sr, ये कॉमन आ गया। तो 2sr जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा s -4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ r की यानी s की दो वैल्यू आती है, एक 0 और एक आती है s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये दो वैल्यू है। मैंने कहा कि जब s दिया है तो s 0 तो होगा नहीं, तो उसने कहा है संपूर्ण पृष्ठ के बगैर तो भैया देखो किसी भी शंकु की आप कल्पना ही नहीं कर सकते, तो ये s 0 नहीं रहेगा, s बराबर ये रहेगा। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए इसे पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो d2z/dr स्क्वायर इक्वल टू 1/9 r के सापेक्ष किया 2s स्क्वायर माइनस 8 या 24s पाई आर स्क्वायर। अब जब आप s का मान रखेंगे यहाँ 1/9, ये था बेटा s स्क्वायर, यहाँ 2s स्क्वायर यानी 4 चौक 16 पाई स्क्वायर आर की 4 -24 4 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9 16 दूनी 32 पाई स्क्वायर आर की 4 और 16 24 9 4 चौक 16 96 पाई स्क्वायर आर की 4। तो आप देखिए 32 में से जब 96 जाएगा तो नेगेटिव बचेगा, माइनस में बचेगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव।
माइनस में आ गया। तो आप लिखेंगे S बराबर 4πr² के लिए शंकु का आयतन उच्चिष्ट होगा, जो हमें सिद्ध करना था। तो आप यहां लिख लीजिए, ये लिखेंगे S बराबर 4πr² के लिए शंकु का आयतन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब आप ये कहेंगे सभी बच्चे कि सर आपने अभी कहा था कि जब कोण साइन इनवर्स 1/3 हो तब उच्चिष्ट होता है, कहेंगे आप। बेटा वही बात मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। जब क्योंकि एस की वैल्यू हमारी 4πr² आई, उससे हमारा मान आया नेगेटिव, यानी इस कंडीशन में ये शंकु का आयतन उच्चिष्ट रहेगा। ये 4πr² एक तरीके से जो गोला होता है उसके संपूर्ण उसके वक्रपृष्ठ के बराबर है। अगर उसका वक्रपृष्ठ एक तरीके से, एक प्रश्न और हमारा यहाँ सिद्ध हो जा रहा है कि गोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ अगर दोनों ही बराबर हैं तब भी शंकु का आयतन उच्चिष्ट रहेगा हमेशा। एक प्रश्न ये सिद्ध हो जा रहा है। दूसरी बात ये सिद्ध करना कि वो साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए अर्धशीर्ष कोण। उसके लिए हम लोग, मैंने एक समीकरण रोक रखी थी, समीकरण नंबर 1, आप इस पे ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ S की जगह, यानी S ये है हमारा, यहाँ था L बराबर S रखूँ यहाँ 4πr² माइनस πr² अपॉन πr, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदलेंगी। ये मैं यहाँ से रफ करता हूँ। ये आपका हो जाएगा L बराबर 3πr² अपॉन πr, पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, L बराबर 3r। तो ये L अपॉन r बराबर 3 या r अपॉन L बराबर 1/3। तो आपने शंकु के चित्र में आप देखा होगा, फिर मैं दोबारा बना रहा हूँ। शंकु में यहाँ अर्धशीर्ष कोण अल्फा लिया था, जो r था, जो L था। तो हमारा जो साइन होता है, साइन अल्फा का मान होता है कि साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये आपका हो गया साइन अल्फा 1/3। तो साइन अल्फा 1/3 हो गया, तो अल्फा बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/3। कहने का मेरा मतलब ये है, यदि किसी शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है तो वह उस शंकु का आयतन सबसे अधिक होगा, महत्तम होगा। इस सवाल से हमारी दो बातें सिद्ध हुई। एक, आपने ध्यान दिया होगा, गोले का वक्रपृष्ठ 4πr² होता है और शंकु का वक्रपृष्ठ भी वही हो जाए तब भी आयतन महत्तम होगा, या अर्धशीर्ष कोण अल्फा साइन इनवर्स 1/3 के बराबर हो तब भी इसका आयतन महत्तम होगा। ये एक व्यवहारिक क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये दो ही प्रश्न नहीं मैंने बताए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही दिमाग रखने के बाद किए जा सकते हैं। जैसे एक है 8/27 πr² h tan अल्फा वाला है। बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो मैं लेकर आऊँगा। और आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक लड़की है, छात्रा है हमारे विद्यालय में, उसने बहुत अच्छे क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। हमने व्हाट्सएप के थ्रू उनकी सारी प्रॉब्लम मैंने भेजी है। वे सवाल भी मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। और आपके जो भी प्रश्न किसी भी बुक से बनते हैं वो आप मुझे भेजिए डिस्क्रिप्शन में, उनका भी मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और जितना अनुभव है, जितना 20 साल हमने पढ़ाया है, उन सब का आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसी हम आशा करेंगे। और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और बेटे कोशिश कीजिए, जो वीडियो आ रही हैं आपके सामने, पहली वीडियो जैसी थी, अब मैं थोड़ा सा इसमें क्योंकि फ्री हुआ हूँ मूल्यांकन के बाद, बोर्ड की परीक्षा एवोल्यूशन के बाद, चेक करने के बाद, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपको बताया जाएगा। तो जितना भी हो सकता है इन वीडियो को आप भी बताइए। और जो अपने कुलीग्स हैं, अपने जानने वाले हैं, उनसे सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक दीजिए। ठीक है बेटा, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।